हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लास्ट में हमने पढ़ा था गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे द गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया वाज ए स्टार्टिंग पॉइंट विच ही फॉर्मुलेटेड हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब उसके बेस का ही उसने यूज़ किया था, जो इनर्शिया का पूरा कंसेप्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो आपको दिया है उसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब अगर कोई भी बॉडी को आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक जो वो बॉडी है वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। ठीक है, मान लो कि इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसीज मेरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी तब तक मैं यही पोजीशन पे रहूँगा और मेरी कंडीशन यही रहेगी। बट अगर मैं कोई भी पर्सन है, ठीक है, एंड ही इज़ रनिंग, तो मोशन में है, तो मूवमेंट में है, तो उसकी मूवमेंट अगर चेंज करनी हो तो उसमें भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। जब एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उसकी जो रनिंग की पोजीशन है उसमें भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्सटर्नल फोर्स इज needed to change its position. Okay, in simplified word we can say that if the net external force on a body is zero, अगर बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है कब, ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। पहले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मीनिंग ये होता है कि मान लो कोई भी एक बॉडी पे 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, इस साइड से इस साइड पे डाउन अपवर्ड ये सारी जगह पे 4 या 5 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो 5 फोर्सेस का आपको एल्जेब्रिक सम लेना है और एक सिंगल फोर्स उसमें से एक्वायर करना है। ठीक है, जो सिंगल फोर्स एक्वायर करते हो ना उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, तो इसमें आप मैथमेटिकल तो नहीं दिया आपको, बट मैं इसमें समझाता हूँ आपको। F = ma हमारे पास फॉर्मूला था फोर्स का। तो इसमें ऐसा बोला है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अगर मैं फोर्स जीरो लूँ तो ऑब्वियस उसमें एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि m तो मास होता है, कांस्टेंट रहेगा, जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये अगर नॉन जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस है। तो फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो। ये सिंपलाई वर्ड में हो गया फर्स्ट लॉ। तो दोनों स्टेटमेंट आपको लिखने हैं और उसके साथ उसके एग्जाम्पल्स है कुछ, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है ए बुक इज़ लाइंग ऑन दी टेबल। ठीक है, एक टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो बुक ऐसे ही जब अपनी पोजीशन पे टेबल पे होती है तब हम क्या सोचते हैं कि बुक है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, एक्चुअल में हम ऐसा सोचते हैं कि उस पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसे स्टेडी कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में है। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो बुक है उस पर फोर्स तो अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से फोर्स है, तो ये जो बुक है उसके डाउन साइड जो फोर्स है वो उसका वेट है, W = mg। ठीक है, और अपसाइड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना वो है उसका रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स विच आर अप्लाइंग हियर। फर्स्ट इज वेट विच इज W = mg, और सेकंड इज नॉर्मल विच इज सिम्बोलाइज बाय कैपिटल R। एक नॉर्मल फोर्स है।
बट ये स्टेडी कंडीशन है, उसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में W इज इक्वल टू R है, मतलब दोनों एक दूसरे से बैलेंस कर रहे हैं, जितना W है उतना ही R है। सेम अगर ये चौक की जो पोजीशन है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ऐसे उसकी स्टेशनरी कंडीशन है, तो उसमें ऐसे तो मैंने उसको होल्ड किया है, अगर मैंने होल्ड नहीं किया है और किसी बेंचिस पे मैं रख दूँ तो उसमें भी दो फोर्स लगेंगे। डाउन साइड जो फोर्स होगा वो W इज इक्वल टू mg होगा, और अप साइड जो होगा उसका नॉर्मल फोर्स R होगा। दोनों एक दूसरे से बैलेंस करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। नेट फोर्स ऐसे फाइंड करते हैं कि मान लो R को इस साइड पे लेके गए तो W माइनस R इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो। तब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, स्टेडी कंडीशन में होगी। तो वी कैन नॉट से दैट देर इज नो एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। देर आर फोर्सेस, there are some forces are present over here. There are two forces which are present, but the point is that the two forces are in a equilibrium condition, they are in a equal magnitude, so we can say that it is in a steady condition. Okay, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसे एक्सप्लेन किया है, जो बुक में से आपको भी लिखना है ऐसे पूरा। ओके, और इसमें ऐसे पूरा थोड़ा मैथमेटिकल इसमें से लिखना हो तो आप लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया बुक का। सेकंड एग्जाम्पल कार का दिया हुआ है। A car is running on a road. A car is running on a road. तो इसमें भी देखो, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, तब तक ये कार अपनी मोशन में नहीं आएगी, वो स्टेडी कंडीशन में वो एक ही प्लेस पे फिक्स्ड रहेगी। Whenever we are applying some external force to this object, ठीक है, to this car, it will move. So external agencies are compulsory for Newton's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये कार का भी एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और थर्ड एग्जाम्पल है बस का एग्जाम्पल। ठीक है, बस की जो सिचुएशन होती है उसमें पैसेंजर की जो सिचुएशन होती है कब? मोस्टली जब एक तो पैसेंजर सब बस में जब बैठ जाते हैं, ठीक है, और सडनली बस स्टार्ट होती है, तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि अपने जो नीचे के साइड का पार्ट है, ठीक है, अपनी बॉडी के ये नीचे की साइड का पार्ट है, मतलब अपने जो लेग्स है, ठीक है, वो लेग्स है वो किसके साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं? तो बस का जो फ्लोरिंग होता है उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है दोनों के बीच में। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो क्या होगा? जब बस सडनली स्टार्ट होगी तो ये नीचे का जो पार्ट है वो बस के साथ मूवमेंट में जाएगा और ऊपर का पार्ट है वो स्टेडी रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो ऊपर का पार्ट स्टेडी रह गया और नीचे का पार्ट ऐसे मोशन में गया बस के साथ में। ठीक है, तो पीछे की साइड, बैकवर्ड साइड पे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, मतलब पीछे की सीट पे हम टकरा जाते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई। सेकंड, अगर बस मोशन में है ऑलरेडी, बस ऑलरेडी मोशन में है और सडनली जो ड्राइवर है उसको ब्रेक लगाता है, तब क्या होता है? तो जब भी ब्रेक लगाता है तब एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो ऊपर का जो पार्ट है, अपनी ये बॉडी के ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, जो बस की मूवमेंट होती है, ठीक है, उसके साथ जाने की वो ट्राई करता है और हम ऐसे आगे आ जाते हैं और नीचे के साथ जो पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा उसमें भी। तो ये दोनों कंडीशन जो है उसमें भी सेम लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया का कंसेप्ट रहता है, जिसमें बॉडी का एक पार्ट है वो स्टेडी रहता है और दूसरा पार्ट है वो क्या होता है, जो बस की मूवमेंट होती है उसके साथ मोशन में रहता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें से भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो थर्ड एग्जाम्पल आपको बस का समझा है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है एग्जाम्पल के साथ। अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया है
एग्जाम्पल नंबर है 5.1। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? 5.1। एग्जाम्पल नंबर 5.1। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in a interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एस्ट्रोनॉट है जो अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलता है, और जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी स्पीड कितनी है? सॉरी, एक्सेलरेशन कितना है? 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही आउटसाइड द स्पेसशिप? मतलब जब वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है तब इंस्टेंटली उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार टू एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम। तो जो स्पेस शिफ्ट है उसके अराउंड कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सके, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये मान लो स्पेस शिप है, यहाँ पे कोई इसके अराउंड कोई स्टार नहीं है, ठीक है, इसके अराउंड कोई भी स्टार नहीं है। और आप जानते हो कि F इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला देखा था फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स का, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। डन। अभी देखो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक तो स्पेस क्राफ्ट हो गया और दूसरा यहाँ पे स्टार तो है नहीं, मतलब यहाँ पे दूसरा मास 0 है। दैट मीन्स इसमें फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स ओवरऑल 0 होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। तो ये जो यहाँ से जब बाहर निकलेगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जब स्पेस शिप से बाहर निकलेगा तब उसका एक्सेलरेशन सडनली क्या होगा? 0 ही होगा, बिकॉज देयर आर नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है 5.1, जिसमें एक्सेलरेशन का आंसर 0 होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।